भाजपा के नेता लगातार जहां भी बाहर जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 आने वाले हैं, कुछ महीने रह गए हैं। मेरी बात पूरा सवाल पूरा नहीं कीजिए। तो आप क्या चीजें लेकर जनता के पास जाएंगे कि भाजपा ने किया क्या है पंजाब के लिए? पंजाब के लिए आपने क्या किया है कि आप लोग जाएंगे जनता के पास और वोट मांगेंगे? एक बहुत कम परसेंटेज का पक्ष विरोध कर रहा है। फार्मर लॉज जो थे वो नए नहीं थे, ये लॉज कांग्रेस लेके आई आप थी। कह रहे हैं मैं तथ्य के साथ बताऊंगा आपको, आप सुनिए, मुझे जवाब देने दीजिए। एक आप कहते हैं कि जब जो ममता बनर्जी के साथ जब तक रहते हैं वो भ्रष्ट नेता होते हैं, जब वो भाजपा का वो पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, विचारधारा का है ना जी, तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कहूंगा कि विचारधारा हमारी जो है वो सबसे बड़ी विचारधारा हमारी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। आप कहते हैं कि बहुत जनता का लाभ फायदा किया है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए, उन महिलाओं को सिलेंडर दिए गए जो कुएं में काम करती थी, लेकिन एलपीजी का दाम इतना बढ़ गया है कि वो लोग सिलेंडर नहीं भरवा सकते हैं, वो फिर से चूल्हे पे आते हैं। दीपक जी, सिलेंडर कई तरह के हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं। जो वो गरीब लोग हैं उनके लिए 5 किलो का सिलेंडर आता है, तो 5 किलो का सिलेंडर सबसे सस्ता है। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो पहले अमृतसर से मेयर रह चुके हैं, फिर ये राज्यसभा सांसद रहे हैं, पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ये हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर आज बात करेंगे कि पंजाब इस समय किन समस्याओं से घिरा हुआ है, खासकर भाजपा का जो पंजाब में विरोध हो रहा है। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। 2022 का चुनाव आने वाला है, करीब 10 महीने रह गए इसको। भाजपा अपने आप को कहां देखती है, क्योंकि पहले ये जो इलेक्शन था श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर लड़ते थे, अब इनका उनसे नाता टूट गया है। हमारे साथ हैं सांसद श्वेत मलिक। मलिक साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका हमारे D4U चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मलिक साहब, पहले तो ये बताइए, देखिए 2022 के इलेक्शन आने वाले हैं, भाजपा की ओर से दावे किए जाते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन देखने में आया कि भाजपा जहां जाते हैं, जहां आप जा रहे हैं या जहां भी दूसरे नेता जा रहे हैं, लगातार किसान उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने। पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये किसान नहीं है, ये राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं जो अपना आधार खो चुकी है, आधारहीन है। आज भाजपा से भयभीत होकर वो किसानों के भेष में हमारा विरोध करने आते हैं। ये तो कम्युनिस्ट पार्टियों में आपको बता रहा हूं, ये तो राजनीतिक डिप्लोमेटिक जवाब है। कम्युनिस्ट पार्टी मैंने देखा, मैं पहचानता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी आते हैं, अकाली दल के लोग भी आते हैं, कांग्रेस के लोग भी आते हैं, वो पहचाने जाते हैं क्योंकि उनके साथ हम निरंतर राजनीतिक तौर पे काम करते रहे हैं। और मैं तो पहचान के उनको कई बार बात भी करता हूं कि आप कहां के किसान हो गए हो, वो पहचाने। मैं मेरी बात सुनिए, आपके घर के बाहर जो बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि वो कम्युनिस्ट हैं? आज वो वहां कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है, आप जाके देख लीजिए, लाल रंग का झंडा लगा हुआ है, वो कम्युनिस्ट पार्टी बैक्ड भी है। तो उसमें कारण क्या है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार विकास किया, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे पूरे किए और आम आदमी, गरीब आदमी को जो सुविधाएं दी हैं, जो उसके घर तक सुविधाएं पहुंचाई, मोदी जी के नेतृत्व में जो, सुनिए, मैं आपके जो भ्रष्टाचार पे नकेल डाली है, आज उसका कारण है कि ये विपक्षी पार्टियां हाशिए में आ गई। अब कहां कम्युनिस्ट? नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन जनता कुछ और कह रही है। नहीं, मैं जनता ने तो जवाब वोट से दिया। नहीं, जनता ने तो ये देखिए, जनता ने, दीपक जी, जनता ने आज कम्युनिस्ट पार्टी के कितने सांसद हैं? वो ठीक है। आज कांग्रेस के कितने सांसद हैं? जनता कहते हैं, जनता कहते हैं हम भ्रमित हो गए थे। सबसे बड़ा जवाब जो है वो जनता का। और भ्रमित होने की बात, मैं इससे बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूं। पहली बार पूरे जो वोट दिया वो पूरे बहुमत का वोट मिला दशकों के बाद, और दूसरी बार, पहली बार 282 सीटें दी, दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला और वो भी आगे से अधिक सीटों से। तो फिर इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनता कह रही है सभी चुनाव हम जीत रहे हैं? अब बिहार का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव सब कह रहे थे ये कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले या वो जो लालू यादव की पार्टी है
कि हम जीतेंगे, तो जीता कौन? देखिए ना, जीती भाजपा है। नहीं, जब आज तेलंगाना में अब मेरी बात कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए तो जीता कौन? जीती भाजपा मेरी है। बात तो सुने। अब जी। देखिए, अब आप ठीक कहते हैं जीती भाजपा। अब देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ममता बनर्जी अकेली लड़ रही हैं, उनके आपके प्रधानमंत्री वहां पर हैं, कई केंद्रीय मंत्री वहां पर हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर हैं, इवन के सीबीआई भी वहां पर डेरा डाले हुए हैं। तंत्र में कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है। ममता बनर्जी की रीजनल पार्टी है, हमारी नेशनल पार्टी है, तो क्या प्रधानमंत्री का जाना वहां पे निषेध है? नहीं, हम नहीं कहते क्या निषेध है। वहां पे गृह मंत्री जाते हैं तो उनके लिए किसी तरह की पाबंदी है? नहीं, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। हम दीपक जी, हम एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज 70% से अधिक भारत में हमारी सरकारें सेवा कर रही है, हमें लोगों ने वोट देके हमारी सरकारें बनाई है। तो क्या बंगाल की जनता अब चाह रही है कि वो ममता जो है बनर्जी, उनसे भी छुटकारा पाए? कम्युनिस्टों को पहले ही छुटकारा पा चुके हैं, आज वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार अवसर दिया जाए ताकि बंगाल भी जो है वो सोन बंगला जो है वो बन सके। एक आप कहते हैं कि जब जो ममता बनर्जी के साथ जब तक रहते हैं वो भ्रष्ट नेता होते हैं, जब वो भाजपा का वो पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं विचारधारा का है ना जी, तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कहूंगा कि विचारधारा हमारी जो है वो सबसे बड़ी विचारधारा हमारी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। तो फिर ये ममता बनर्जी, ये लालू प्रसाद यादव, ये मुलायम सिंह यादव, ये भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, तभी इनको लोग हाशिए में ला रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे उनको ये मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी में। कितना भी बड़ा नेता हो, कुछ भी हो, अगर भ्रष्ट होगा तो भारतीय जनता पार्टी में उसको कभी स्थान नहीं मिलेगा। आप कहते हैं कि बहुत जनता का लाभ फायदा किया है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए, उन महिलाओं को सिलेंडर दिए गए जो धुएं में काम करती थी, लेकिन एलपीजी का दाम इतना बढ़ गया है कि वो लोग सिलेंडर नहीं भरवा सकते हैं, वो फिर से चूल्हे पे आ चुके हैं। दीपक जी, सिलेंडर कई तरह के हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं। जो वो गरीब लोग हैं उनके लिए 5 किलो का सिलेंडर आता है, तो 5 किलो का सिलेंडर सबसे सस्ता है। सब्सिडी को बंद कर दी गई है। नहीं जी नहीं, सब्सिडी को बंद कर दी गई। आपको मैं वही बता रहा हूं कि 5 किलो में भी सिलेंडर आता है, 14 किलो में भी सिलेंडर आता है, 19 किलो में भी सिलेंडर आता है, शायद 34 किलो में भी सिलेंडर आता है। जो 34 किलो वाला सिलेंडर या 19 किलो वाला सिलेंडर है वो कमर्शियल है। इस करके घरेलू सिलेंडर की बात कर रहा हूं, घरेलू सिलेंडर जो है वही बता रहा हूं ना भाई साहब कि उसके दाम दीपक जी ज्यादा है। पर जिन महिलाओं की, गरीब महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, सबसे सस्ते दाम में गैस जो है वो 5 किलो का सिलेंडर है, वो उनके लिए बना है। उस पर गवर्नमेंट जो है सबसे सस्ता दाम ले रही है। सब्सिडी को बंद कर दी गई एलपीजी पे। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। आपको बता रहा हूं जी कि जब वो सिलेंडर ही 5 किलो का बना दिया कि वो 5 किलो वाला सिलेंडर, क्योंकि उनकी जो लागत है, उनके परिवार की लागत कम होती है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए 5 किलो का सिलेंडर में जो गैस है, अगर किलो के हिसाब से देखें तो 20 रुपए किलो का फर्क पड़ता है। मैं आपको तथ्य बता रहा हूं कि 5 किलो के सिलेंडर में जो गैस है वो 34 किलो सिलेंडर से फी किलो 20 रुपए सस्ती है। अच्छा मलिक साहब, ये तो चलो बात हो गई, हमने केंद्र की बात की। सेंटर जब सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि 100 शहर बनाए जाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया गया था। जी। अभी तक मेरे ख्याल से तो देश में एक भी स्मार्ट सिटी ऐसा है कि बहुत स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, बन रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं, जानकारी के लिए स्मार्ट सिटी एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि टेंडरिंग होती है, डेवलपमेंट होती है। आज भारत बदल गया है, भारत एक नया भारत का निर्माण हो रहा है। केवल दिक्कत आती है, जैसे पंजाब है जहां विपक्षी कांग्रेस की सरकार है, 500 करोड़ रुपया अमृतसर के लिए हरदीप सिंह पुरी जी जो मंत्री हैं हमारे अर्बन डेवलपमेंट के, उन्होंने घोषित किया हुआ है 5 वर्ष से। पर इसमें 50% शेयर जो है दीपक जी वो जो प्रदेश की सरकार है उसने डालना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपना शेयर नहीं डाला, इस करके वो 500 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट अमृतसर को नहीं मिली, इस करके 500 करोड़ की डेवलपमेंट जलंधर को नहीं मिली, इस करके 500 करोड़ की डेवलपमेंट, 500 करोड़ नहीं 1000 करोड़, क्योंकि 500 करोड़ केंद्र का, 500 करोड़ प्रदेश का, 1000 करोड़ की डेवलपमेंट इन बड़े शहरों को नहीं मिली। उसका कारण यह है कि जो मैचिंग ग्रांट प्रदेश ने डालनी थी वो डाली नहीं, तो
तो उसके करके विकास ठप पड़ा। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप उत्तराखंड में जाइए, जहां जहां आसाम में जाइए, वहां पे शानदार विकास इसलिए हो रहा है कि प्रदेश की सरकार जो है वो मैचिंग ग्रांट डाल रही है और कानून के मुताबिक वो पैसा जो है वो धरातल में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश बदल गया, आसाम बदल गया। भाजपा के नेता लगातार जहां भी बाहर जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 आने वाले हैं, कुछ महीने रह गए हैं। मेरी बात पूरा सवाल पूरा नहीं दीजिए। तो आप क्या चीजें लेकर जनता के पास जाएंगे कि भाजपा ने किया क्या है पंजाब के लिए, पंजाब के लिए आपने क्या किया है कि आप लोग जाएंगे जनता के पास और वोट मांगेंगे? एक बहुत कम परसेंटेज का पक्ष विरोध कर रहा है। फार्मर लॉज जो थे वो नए नहीं थे, ये लॉज कांग्रेस लेके आई। आप कह रहे हैं? मैं तथ्य के साथ बताऊंगा आपको, आप सुनिए, मुझे जवाब देने दीजिए। लेट मी रिप्लाई। 2017 का कांग्रेस का कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैनिफेस्टो निकाल लीजिए, सरदार मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने वो जारी किया था। उसमें लिखा था उन्होंने कि फार्मर लॉज यही वाले मैं लागू करूंगा। 2019 में एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि मैं फार्मर लॉज जो है ये इंप्लीमेंट करूंगा। उसके बाद सबसे बड़ा प्रमाण आपको देने लगा हूं, मैं राज्यसभा में बैठा था, प्रधानमंत्री जी आए फार्मर लॉज पे बोलने के लिए, जो एक्ट हमने बनाए हैं उसमें सरदार मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो भी बैठे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े आदर स्वरूप कहा कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री बैठे हैं, इन्होंने भी वकालत की थी फार्मर लॉज के पक्ष में और मैं गवाह हूं, सारी राज्यसभा के सांसद गवाह है, सरदार मनमोहन सिंह मौन रहे और स्वीकृति दी कि वो समर्थक है। शरद पवार जो मनमोहन सिंह सरकार में कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी इन फार्मर लॉज की वकालत की। उसके बाद राहुल गांधी, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने भी फार्मर लॉज की वकालत की। उनमें इच्छा शक्ति की कमी थी, उनमें आत्मविश्वास की कमी थी, उनमें राष्ट्रभक्ति की कमी थी कि वो फार्मर लॉज जो है उनको इंप्लीमेंट नहीं कर सके। तो भारत मां का सपूत जिसकी कथनी और करनी एक है, जो केवल एक लक्ष्य लेके आए हैं कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, मैं भारत को विश्व शक्ति बनाऊंगा, वो है मोदी जी, जिनको 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत के साथ लोगों ने चुना है, भारत की जनता ने चुना है। मैं नहीं कह रहा, भारत की जनता ने चुना है। वो मोदी जी ने ये इंप्लीमेंट किए। 90% किसान भारत के इनको मान चुके हैं। 90% स्टेट्स में किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है। जो 10% किसान है उनके साथ भी हम किसान अन्नदाता है, भगवान का स्वरूप है। हम ये नहीं कहते कि हम उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। 10% किसानों के साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री जो है वो कई बैठकें कर चुके हैं, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। आगे हम टेबल में बैठ के जो डेमोक्रेटिक वे है, चिंतन करके, चिंता करके इस मुद्दे को सुलझा ले। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार भी किसानों से मिलने नहीं गए क्योंकि कुछ ही दूर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, दीपक जी आपको जानकारी मैं दूं कि मैं एक टेलीफोन कॉल पे, लेकिन कई किसान मर गए ना वहां, तो वो तो एक बार भी नहीं पहुंचा कि मैं एक टेलीफोन कॉल पे आपके पास हूं, तो लेकिन जा नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री जी। वो उन्होंने बहुत निवेदन किया है कि आप टेबल पे आइए, मैं एक टेलीफोन कॉल से आपसे दूरी पे हूं, जब आप मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा। चलो, अब ये बताएं, आप भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? क्या आपके पास 117 विधानसभा में कैंडिडेट मिलेंगे आपको, उम्मीदवार मिलेंगे आपको? भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जो प्रांत है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो बंगाल हो, एक लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार शासन दिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो दलाल थे उनको एक कड़ा तमाचा मारा है। आज जो दलाल लोग थे जो बीच में से खा जाते थे, जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया मैं भेजता हूं, 85 पैसे दलाल खा जाते हैं, पर कमजोर इच्छा शक्ति के करके राजीव गांधी ने समाधान नहीं। मेरा सवाल यह है, बता रहा हूं, मोदी जी ने 32 करोड़ जाने धन के खाते खोले, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, उपलब्धियां बता रहा हूं ना, कि जनधन के खाते खोले। अब कोई दलाल नहीं है, पूरा 1 रुपया जो है वो लाभ प्रार्थी के खाते में जाता है। आप किन मुद्दों पर पंजाब में चुनाव लड़ेंगे? घर तक गैस की जो महिलाएं अपने जान गवा बैठती थी, चूल्हा फूंक के, आपने खुद माना अभी कि उनके
वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा आज सवाल, हर घर तक मोदी जी बिजली पहुंचा रहे हैं, आज हर घर तक मोदी जी सड़क पहुंचा आप रहे हैं। सब बातें ठीक आज कर रहे हैं, लेकिन देश- पंजाब में आप भाजपा जो है वो, क्योंकि हमेशा ही, मेरी ऐसा बात सुन है। लीजिए, अकाली दल की पिछलग्गू पार्टी रही ऐसा है पहले कहीं नहीं, भाजपा, कहीं नहीं। अब भाजपा को अकाली दल ने भी छोड़ दिया है, तो भाजपा किन चीजों पर चुनाव है लड़ेगी? कि हरियाणा में भी ऐसे हुआ था। मैं आपको उसका प्रमाण देता हूं हर बात का। हरियाणा में हम ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ थे। होता है, अलायंस होता है, वो सब करते हैं, कांग्रेस भी करती रही, हम भी करते रहे। जब वो अलायंस छोड़ा तो आपके जैसे पत्रकार बंधुओं ने यही प्रेजेंट किया था कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी। और उसके बाद इतिहास में आप जाइए कि पहली बार के बाद भारतीय जनता पार्टी जी की अपनी सरकार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बनी, और उसके बाद दोबारा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा में बनी है। पंजाब में भी हरियाणा जैसे इतिहास की पुनरावृत्ति होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में शान से बनेगी। आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनावी? आप तो प्रधानमंत्री चुनावी नरेंद्र मोदी का ही चुनावी बात मुद्दे सुनिए, मैं वही बता रहा हूं। उनका ही प्रेजेंट किया चुनावी जाएगा, या आप मुद्दे अपने मुद्दे ऐसा लेकर है आएंगे कि जनता के सामने? देखिए, आपको घर से बाहर नहीं निकले दिया पंजाब में आपके सुनिए, घर के बाहर, मैं घर से बाहर भी जाता हूं, मैं हर कार्यक्रम में भी जाता हूं। अभी भी मैं 2 कार्यक्रम करके आया हूं। आपका वहां भी विरोध हुआ? मैं एक शुभारंभ करके आया हूं, जन सेवा का कार्य है, ओपन जिम का शुभारंभ करके आया हूं। एक मैं यहां पे जहां वहां भी आपका विरोध वहां भी मैं हुआ? बता रहा हूं, टीकाकरण जहां हो रहा था, कोरोना की जो वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता नेतृत्व में तैयार हुई है लोगों की जान बचाने के लिए, वहां का भी निरीक्षण करके आया हूं। ऐसा बात नहीं है, डेमोक्रेसी में हर राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है वो विरोध कर सकती है, किसी का भी कर सकती है, पर पंजाब के मुद्दे तो मुद्दों से भरा हुआ है। पंजाब क्या मुद्दे जो हैं आप कैप्टन समझते हैं? अमरिंदर सिंह ने मैनिफेस्टो दिया, वो मैनिफेस्टो सबसे बड़ा झूठ। उन्होंने गुटका साहब हाथ में पकड़ के दमदमा साहब की तरफ देख के कहा था कि मैं 4 हफ्तों में पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। पकड़ा तो बहुत जा रहा आज है। उन्होंने नशा घर घर पहुंचा दिया। नशा पकड़ा जा रहा है। वो मुख्यमंत्री है। मैं आपको बता रहा हूं कि लॉकडाउन का दिन थे दीपक जी, उन्होंने एक नई युक्ति निकाली आय की। उन्होंने कहा कि शराब की, अन्न की डिलीवरी नहीं कर पाए घर घर, वो जो केंद्र सरकार ने चावल भेजे थे, जो केंद्र सरकार ने गेहूं भेजी थी, उसकी डिलीवरी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा मैं शराब की डिलीवरी घर घर करूंगा। वो तो जनता ने विरोध किया कि क्या आप हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को शराब घर तक पहुंचाएंगे, तो पीछे हटे, वो शराब पहुंचाने चल पड़े थे, आपको भी पता है। उसके बाद उनका एक मंत्री राणा गुरमीत सोढी, आज फाजिलका में किसानों ने आंदोलन वहां किया है कांग्रेस के खिलाफ, उनकी भूमि पे जबरन कब्जा करके राणा गुरमीत सिंह सोढी जो है वो शराब की फैक्ट्री लगा रहा है। वहां पहले तो पानी की कमी है, लोगों को और पानी नहीं मिलेगा, एक वहां शराब का प्रचलन होना, ये नशा मुक्त कर रहे हैं तो उनका दाया हाथ राणा गुरमीत सिंह सोढी जो मंत्री है वो शराब की फैक्ट्री लगा रहा है। आज घर घर तक ड्रग्स जो है वो पहुंच रही है। माताओं ने, मैंने समाचार, जनता जवाब देगी, वो जनता जवाब देगी। आपने प्रश्न किया है तो अब उत्तर सुनिए। समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि नशा घर घर तक इतना आसानी से पहुंच रहा है, सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, कैप्टन साहब आराम कर रहे हैं अपने महल में, कि वो नशा जो घर घर तक पहुंच रहा है, माताओं ने ठीकरी पहरा, रात को पहरा देना शुरू कर दिया है कि कहीं उनके बच्चों तक ये नशे के व्यापारी ना पहुंचे। आज ये सरकार है। आज मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा था कि 70 लाख जो पंजाब के परिवार है उनको नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं मिली। इन्होंने कहा था 2500 रुपए हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को नहीं मिला। अभी चुनाव बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं, सुनिए, चुनावी वर्ष में बुढ़ापा पेंशन इन्होंने कहा है 1500 करेंगे। किसमें करेंगे? जो नीले कार्ड हमने बना के हम 18 लाख लोगों को लाभ देते थे बुढ़ापा पेंशन शगन स्कीम का, विधवा पेंशन का, वो नीले कार्ड ही कैंसिल कर दिए। आपकी बात ठीक है। देखिए, तो बुढ़ापा पेंशन मेरा ये सवाल है, देखिए अभी जो चुनाव हुए हैं नगर काउंसिल के, नगर परिषद के, मेरी बात सुनिए, उनमें भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिले हैं। उम्मीदवार मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। तो आपके पहले 23 सीटों पर आप चुनाव लड़ते थे, 23 विधानसभा पंजाब में आप चुनाव लड़ते थे, 117 कैंडिडेट आप कहां से लाएंगे? ऐसा है कि हमने 70% से अधिक सीटों पे थोड़ा समय मिला हमें, क्योंकि
हाँ, अभी 1 महीना पहले ही हमारा संबंध विच्छेद हुआ था अकाली दल से। 70% से अधिक सीटों में हमने कैंडिडेट भी खड़े किए हैं, क्योंकि ये इलेक्शन लूट का इलेक्शन था, ये इलेक्शन धोखे का इलेक्शन था, ये इलेक्शन सरकारी तंत्र में सरकारी ताकत के दुरुपयोग का इलेक्शन था। उसके कारण ये सरकार ने गुंडा राज करके हमारे कैंडिडेट्स के कागज नहीं भरने दिए। वहां पे ईवीएम मशीन्स, जिसको कहते थे बूथ कैप्चरिंग की गई, लूट मची, सबने कहा, हमने नहीं कहा, ये आम आदमी पार्टी ने भी कहा, जितनी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये चुनाव पंजाब के चुनाव कमीशन ने करवाया तो सरकार का सीधा दखल था। वो चुनाव जो होगा वो भारत का चुनाव कमीशन कराएगा, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। किन चीजों को लेकर, ये तो चलो बहुत समय बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। ऐसा है आप क्या चीजें लेकर मुद्दे जनता के सामने जाएंगे? हम कैप्टन, नोटबंदी हुई, हम कैप्टन जीएसटी हो गई, बता रहा हूं, कैप्टन अमरिंदर नोटबंदी के बाद, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। नोटबंदी हो गई, विरोध हुआ, जीएसटी में 3.5 साल हो गए, आपके सवाल क्या जवाब, 800 से ज्यादा बदलाव हो गए। जवाब लीजिए। 800 से ज्यादा बदलाव, आप सुनिए, नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, उसके बाद हमारी केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत से बनी, उसके बाद उत्तर प्रदेश आरोप लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश हमने जीता, उसके बाद हमने जो आसाम हमने आरोप लग रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। ईवीएम में जो कांग्रेस ने स्टेट्स जीती है, वहां क्या ईवीएम के बिना चुनाव हुआ? इसीलिए तो बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग हो रही है। चुनाव बैलेट पेपर में हुआ क्या? ईवीएम पे हुआ, तब तो कांग्रेस बोली नहीं। जब हार जाते हैं अपने कुशासन के कारण तो वो दोष ईवीएम पे लगाते हैं। सो ऐसा है कि इनकी कथनी और करनी एक नहीं है। कुशासन और भ्रष्टाचार जो पंजाब सरकार ने किया, और विकास नाम की कोई उपलब्धि नहीं है पंजाब सरकार की। 5 वर्ष तक पहला बजट भी झूठ, दूसरा बजट भी झूठ, तीसरा बजट भी झूठ, चौथा बजट भी झूठ, 5वां बजट भी झूठ। 1,68,000 करोड़ का जो बजट लेके आए हैं, ये कैप्टन साहब मुझे जवाब दें कि पंजाब के आय के क्या नए स्रोत लाए हो? ये 1,68,000 करोड़ रुपए अर्जित कहां से करोगे, लाओगे कहां से? सबसे बड़ा इनके ये आखिरी बजट जो चुनावी बजट है उसके झूठ का, दीपक जी, ये प्रमाण है। एक और सवाल है, केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि एक एक करके जो प्रॉफिट वाली कंपनियां थी बेच दी जा रही हैं, पेट्रोलियम बेच दी गई, LIC का निजीकरण किया जा रहा है, और भी ऐसी बैंकों से हाथ पीछे खींच रही है सरकार। अटल जी के समय जो सड़कें हैं उनको प्राइवेटाइज किया गया, PPP मोड में सड़कें बनाई गई। आज वो भारतमाला में सड़कें जो बनी है, आज आप और मैं जो कुछ घंटों में जहां पहुंचते हैं वहां दिन लग जाते थे पहुंचने में, आप उसकी तारीफ करते हो कि ये जो सड़कें, फ्लाईओवर्स, ओवरब्रिजेस, एलिवेटेड रोड्स बनी है। क्या नहीं करते हो आप दीपक जी तारीफ उनकी? हर भारतवासी करता है। वो कैसे बनी? वो PPP मोड में बनी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हमारी सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी साथ लेके आती है, और वो PPP मोड होता है, वो कोई उनको बेच नहीं रहे हम, वो कुछ समय के लिए आएंगे, वो अपना धन लगाएंगे, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, और उसके बाद समय सीमा पूरी होने के बाद दोबारा वो सरकार मालिक हो जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि भाजपा को तो एक सीट नहीं मिलेगी, और आप दावा कर रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अपने महल में कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। वो आज भी शायद नींद में है कि उनको भाजपा का बढ़ता ग्राफ नजर नहीं आ रहा। तो आप कैप्टन अमरिंदर, देखिए विपक्ष का तो हमेशा ये आलोचना करते रहना है, क्या उन्होंने, आपको क्या लगता है कि 4 साल में पंजाब सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया? आप दीपक जी उनकी उपलब्धियां गिना दीजिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं आपसे सवाल मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव तो हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है सवाल पूछना। आप पंजाब के नागरिक भी हो, मुझे उनकी 10 उपलब्धियां गिना दीजिए जो उन्होंने आज। मेरा काम है सवाल पूछना, वो तो आपने बताना। हाँ, उपलब्धियां ये है कि टैक्सों की मार मार के प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया हर इनकम। लिया नहीं किसी ने, लिया नहीं है। मैं बताऊं, लिया है, 3 साल से ले रहे हैं, कौन कहता नहीं लिया? अब इनकम टैक्स पे ही सबसे जो है 2500 रुपए टैक्स ले रहे हैं, और वो टैक्स जो है वो आज पता नहीं लगा, वो डेवलपमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, डेवलपमेंट टैक्स, वो डेवलपमेंट टैक्स किस खाते में जा रहा है, कौन वो करोड़ों रुपए डकार गया, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ही पता होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर को लाया गया है एक बार फिर चुनावी में, कारण है कि कांग्रेस में दम नहीं है, तो इस करके प्रशांत किशोर के कंधे पे बैठ के ये चुनाव लड़ने के लिए हायर किया गया है। तो प्रशांत किशोर से कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जो एक सुशासन दिया है, जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, जो गरीब को घर घर तक योजनाओं का लाभ मिला है, उससे आप देखिएगा कि कितना बढ़िया परिणाम पंजाब चुनाव का आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे सांसद श्वेत मलिक। इनका दावा है कि किसान वो विरोध नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे छिप गए हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इनके घर के बाहर भी किसानों ने पिछले कई महीनों से जो है एक पूरे बैरिकेड्स लगा रखे हैं, तंबू गाड़ रखे हैं, इन्हें इधर सामने से निकलने नहीं दिया जा रहा। जहां जाते हैं इनका विरोध हो रहा है। इनका ये दावा है कि हम सरकार बनाएंगे अगले विधानसभा चुनावों में। अब ये दावा कितना सच साबित होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।